बड़ी खबर दिल्ली से है। नवरात्र के पहले दिन कांग्रेस की पहली लिस्ट मध्य प्रदेश के उम्मीदवारों की आ जाएगी। मध्य प्रदेश के उम्मीदवारों की यह पहली लिस्ट नवरात्र के पहले दिन जारी की जानी है, ये स्पष्ट कर दिया गया है। कांग्रेस मुख्यालय में कांग्रेस सीईसी की जो बैठक चल रही थी वो बैठक भी खत्म हो चुकी है। इसमें मध्य प्रदेश को लेकर चर्चा की गई। मध्य प्रदेश में किन सीटों पर किन्हें जिम्मेदारी सौंपी जाए, किन्हें पार्टी अपना उम्मीदवार बनाए, किन्हें टिकट दिया जाए, इस पर फैसला हुआ है। कांग्रेस नेता कमलनाथ ने मीडिया को जानकारी दी। हालांकि पहली लिस्ट में कितनी सीटों के नाम होंगे, कितने उम्मीदवारों के नाम होंगे, इस पर कोई क्लैरिटी नहीं आई है। लेकिन जो बात क्लियर कर दी गई है वो ये है कि नवरात्र के पहले दिन मध्य प्रदेश के उम्मीदवारों के नामों की घोषणा पहली लिस्ट के जरिए की जाएगी। अब इनमें कितनी सीटें होंगी ये फिलहाल स्पष्ट नहीं है। और जहां तक रहा सवाल राजस्थान का, इससे भी जुड़ा सवाल पूछा गया कि भाई राजस्थान में भी लंबा इंतजार चल रहा है उम्मीदवारों की घोषणा का, उसका क्या? तो उस पर दिग्गज नेताओं का कहना है कि उस पर भी जल्द फैसला हो जाएगा। अभी हमने लगभग 60 सीटों पर चर्चा करी है। फिर से मीटिंग होगी हमारी। अभी हमारी स्क्रीनिंग कमेटी इसके बाद फौरन है, जो हमारी प्रदेश की स्क्रीनिंग कमेटी है, उसके बाद फिर से हम लोग चर्चा करेंगे, तभी लिस्ट फाइनल करेंगे। हम श्राद्ध के बाद अपनी लिस्ट अनाउंस करेंगे। तो उस रफ्तार से हम चल रहे हैं ताकि 15 तारीख को हम अपनी लिस्ट अनाउंस कर सकें। और जितनी चर्चा होए उतना अच्छा है, क्योंकि बहुत सारी नई चीज़ें उभर के आती हैं। इजरायल हमास की जंग के बीच भारतीयों की वतन वापसी शुरू हो गई है। ऑपरेशन अजय के तहत इन्हें भारत लाया जा रहा है। इजरायल से 212 लोगों की सुरक्षित वतन वापसी हुई है। युद्धग्रस्त इलाके से इन्हें सुरक्षित भारत लेकर आया गया। इनका स्वागत भी किया गया। एयरपोर्ट पर केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर खुद मौजूद रहे और वतन वापस लौटे इन भारतीयों का स्वागत किया। देखिए, वतन वापस लौटने की खुशी एक एक भारतीय के चेहरे पर साफ तौर पर देखी जा रही थी। जिस तरह के हालात इजरायल में बने हुए हैं, जिस तरह से हमास के आतंकी हमलों से इजरायल कराह रहा है, वहां पर जो भारतीय फंसे हुए थे, हाल ही के दिनों में अन्य कुछ चेहरे भी सामने आए तो उन्होंने वहां की कहानियां बताई कि किस तरह से गोलियों की तड़तड़ाहट सुनाई देती है, बम जो फेंके जाते हैं उनकी गूंज डराती है, थर्राती है, और एक एक पल मानो ऐसा लगता है जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष चल रहा हो। ऐसे में ये भी गुहार लगा रहे थे कि सरकार इनकी सुने और इन्हें वापस वतन लेकर आए। जिसके बाद ऑपरेशन अजय के नाम से ये अभियान चलाया गया। युद्धग्रस्त इलाकों में जो भारतीय लोग फंसे हुए थे उन्हें लेकर आज वापस लौटा गया। 212 भारतीय लौटे। अभी और भी भारतीय इंतजार कर रहे हैं, पर यह ऑपरेशन चलता रहेगा जब तक आखिरी भारतीय जो वहां पर मौजूद है उसकी भी वतन वापसी सुनिश्चित न कर ली जाए। ऑपरेशन अजय के तहत 212 लोग इजरायल से आज सुरक्षित वतन लौटे हैं। केंद्रीय मंत्री ने उनका स्वागत किया और ये भारतीय भी वतन वापस आकर काफी खुश नजर आ रहे हैं। पेपर लीक मामले को लेकर प्रदेश की सियासत फिर गर्मा गई है। बीजेपी की ओर से सवाई माधोपुर में प्रत्याशी बनाए गए किरोड़ी लाल मीणा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर निशाना साधा। किरोड़ी लाल मीणा ने मीडिया कर्मियों को काले धन के सबूत देने का वादा किया और फिर उन्हें लेकर एमआई रोड पर गणपति प्लाजा पहुंचे, जहां उन्होंने लॉकर रूम में काले धन के सबूत दिए। किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि लॉकर रूम में रखा पैसा पेपर लीक मामले का है और ये करीब 500 करोड़ रुपए है। उन्होंने गणपति प्लाजा में काफी देर तक धरना भी दिया और लॉकर्स को सील करने की मांग की। बाद में पुलिस की ओर से लॉकर्स को सील करने की कार्रवाई की गई। तब किरोड़ी लाल मीणा ने अपना धरना खत्म किया और रवाना हुए। तो काफी हंगामेदार रहा है आज ये पूरा घटनाक्रम। किरोड़ी लाल मीणा दावा कर रहे हैं कि जब ये लॉकर खुलेंगे तो इसमें से जो कुछ भी निकलेगा सभी की आंखें चौंधिया जाएंगी। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, यहां से सीधे गणपति प्लाजा ले गए और लॉकर भी दिखाए। इधर मीडिया कर्मियों को लेकर किरोड़ी लाल मीणा गणपति प्लाजा पहुंचे। उनकी समाचार प्लस से खास बातचीत हुई। क्या कुछ उन्होंने कहा, एक बार सुनिए। पर जो लोकर्स हैं उनमें आपने आरोप लगाया सीधे तौर पर सीपी सिंह पर। सीपी सिंह डीओआईटी के हैं और डीओआईटी जो विभाग डीओआईटी के मंत्री माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं। 3,500 करोड़ के घोटाला
की परमिशन 17A में एसीबी ने मांगी थी मुख्यमंत्री जी से, जिसको मुख्यमंत्री ने मना कर दिया। इसका मतलब मुख्यमंत्री ने भ्रष्टाचार के 3,500 करोड़ को दबाया है। उसका कुछ पैसा यहाँ पर रखा हुआ है, ये मेरी पक्की सूचना है। तो अब आपको क्या आपकी मांग है, क्योंकि पुलिस तो लगातार मेरा ये है कि इनको खोलो, पैसे लाओ, काला सोना लाओ और जनता को बांट दो। पुलिस क्यों नहीं खोल रही? कोई दबाव है वो पुलिस पूछो ना आप इनसे। ईडी कई जगह जो मुद्दा आपने ईडी कार्रवाई कर रही है। देखिए, ये देख सकते हैं कि उनके कार्यकर्ता उनके साथ हैं और लगातार यहाँ पर वो रुके हुए और गंभीर आरोप लगा रहे हैं कि सीएम का भी कहीं ना कहीं बड़े जो लोग हैं उनका भी यहाँ पर पैसा जो है इन लॉकर्स में रखा गया है। और पेपर लीक मामले में प्रवर्तन निदेशालय की टीम कांग्रेस के सीनियर नेताओं के करीबियों के घर और ऑफिस पर छापे मार रही है। ईडी की टीम जयपुर, जोधपुर और डूंगरपुर में करीब 9 जगहों पर पहुंची। ये सभी घर और ऑफिस दिनेश खोडनिया, स्पर्धा चौधरी और अशोक जैन के हैं। स्पर्धा चौधरी पेपर लीक में फरार सुरेश ढाका की महिला मित्र हैं। वहीं अशोक जैन भी एक कांग्रेस नेता का करीबी है। इन लोगों के घरों के बाहर सीआरपीएफ के हथियारबंद जवान तैनात हैं। वहीं ईडी की ताबड़तोड़ कार्रवाई से प्रदेश में हड़कंप मचा है। बता दें, विधानसभा चुनाव से पहले पेपर लीक मामले में हुई कार्रवाई ने सियासी गलियारों में भूचाल ला दिया है। ईडी की कार्रवाई जारी है और जैसे ही ईडी की टीमों ने छापे मारने शुरू किए, प्रदेश के सियासी गलियारों में खबरों की मानो बाढ़ सी आ गई। तुरंत ही ये खबर हेडलाइन बन चुकी थी खबरों की दुनिया में। जिन चेहरों के घर और ठिकानों पर छापे मारे गए हैं वो सब किसी न किसी राजनीतिक दिग्गज के करीबी माने जाते हैं या खुद राजनीतिक बैकग्राउंड रखते हैं। ऐसे में ये कार्रवाई लगातार सुर्खियां बटोर रही है। और बात दिनेश खोडनिया की करें तो इनके ठिकानों पर ईडी की रेड की कार्रवाई के दौरान खोडनिया घर पर मौजूद नहीं थे। कांग्रेसी नेता खोडनिया उदयपुर से सागवाड़ा पहुंचे। घर पहुंचने पर ईडी की टीम ने उनसे पूछताछ शुरू की। पेपर लीक मामले में ये ईडी की रेड की गई बताई जा रही है। खोडनिया और उनके रिश्तेदार अशोक के घर पर कार्रवाई चल रही है। जानकारी मिल रही है कि भूपेंद्र सारण से पूछताछ चल रही थी। लंबे वक्त तक तो उसने अपनी जुबान नहीं खोली, लेकिन जैसे ही मुंह खोला तो जो नाम सामने आए उन पर यह कार्रवाई की जा रही है। जो जानकारी मिल रही है, खोडनिया की बाबूलाल को आरपीएससी मेंबर बनाने में अहम भूमिका थी। बाबूलाल द्वारा मंथली पहुंचाई जाती थी खोडनिया को। इसके भी सबूत ईडी को मिले हैं, ये सूत्र बता रहे हैं। जयपुर से बड़ी खबर है। पीएचईडी की काली कमाई के मामले से जुड़ी ये बड़ी खबर। पीएचईडी ठेकेदार पदमचंद जैन के सभी दस्तावेज निकले हैं। 200 बेनामी और अकूत संपत्ति, फार्म हाउस, प्लॉट के डॉक्यूमेंट्स मिले। जयपुर पुलिस ने इनकम टैक्स विभाग को लेटर भेजा है। एसीबी के जाल में फंसे पदमचंद जैन की अकूत संपत्ति की जानकारी इस लेटर के जरिए दी गई है। चल अचल संपत्ति की एक बड़ी लिस्ट भेजी गई है। अब ईडी पदमचंद जैन से एक बार फिर पूछताछ करेगी। पदमचंद जैन फिलहाल जेल में बंद है। कांग्रेस सरकार के एक बड़े मंत्री के बेहद खास हैं पदमचंद जैन। तो पीएचईडी की काली कमाई मामले से जुड़ी ये बड़ी खबर है। पीएचईडी के ठेकेदार पदमचंद जैन के सभी डॉक्यूमेंट्स अब बाहर आ चुके हैं। 200 बेनामी और अकूत संपत्ति, फार्म हाउस, प्लॉट के डॉक्यूमेंट्स मिले हैं। जयपुर पुलिस ने इनकम टैक्स विभाग को इस संबंध में लेटर भेजा है। साथ ही एसीबी के जाल में फंसे पदमचंद जैन की अकूत संपत्ति का ब्यौरा की जानकारी, इंफॉर्मेशन इस लेटर के जरिए दी गई है। एक बड़ी लिस्ट है चल अचल संपत्ति की जो कि भेजी गई है। ईडी अब जल्द ही पदमचंद जैन से एक बार फिर पूछताछ करेगी। पदमचंद जैन फिलहाल जेल में बंद हैं। बेहद खास बताए जाते हैं कांग्रेस सरकार के एक बड़े मंत्री के पदमचंद जैन। उन पर शिकंजा कसा गया है।
टोंक से खबर है, बीजेपी प्रत्याशी विजय बैंसला का विरोध जोर पकड़ रहा है। बैंसला के विरोध में आज भाजपाई सड़कों पर उतरे। देवली उनियारा विधानसभा को लेकर भाजपा में घमासान मचा हुआ है। एक बार जो बगावत के सुर फूटे वो थमने का नाम नहीं ले रहे। उनियारा बस स्टैंड पर आज भाजपा कार्यकर्ता एकजुट हुए, उनका जमावड़ा लगा और सर्वे के आधार पर स्थानीय कार्यकर्ता को टिकट देने की मांग उठाई गई। उनका कहना है विजय बैंसला बाहरी हैं, बाहरी प्रत्याशी का वो विरोध कर रहे हैं, उन्हें बदला जाए। अब आगे की रणनीति क्या होगी ये प्रदर्शन के बाद तय की जानी, और किस तरह का रिस्पॉन्स इस प्रदर्शन को लेकर प्रदेश नेतृत्व या आला कमान की ओर से आता है उस पर डिपेंड करेगा। ज़्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी राहुल से। राहुल, क्या नारे लगाए गए, क्या कुछ हाइलाइट्स रहे इस पूरे प्रदर्शन की? राहुल सुन पा रहे हैं मुझे? सर जी राहुल, मैं पूछ रहा हूँ कि क्या नारे लगाए गए, क्या प्रदर्शन की हाइलाइट्स रहीं? जी देखो, बाहरी भगाओ के नारे यहाँ पर देवली उनियारा में लगातार लगाते जा रहे हैं, क्योंकि पहले भी क्या बोलते हैं, जब रमेश बिधूड़ी जब यहाँ पहले अपने चुनाव प्रभारी जब आए थे, उनके सामने भी जो स्थानीय प्रत्याशी थे उन्होंने बाहरी भगाओ के नारे लगाए थे। उन्होंने बोला कि सर लगातार हम 10-15 सालों से यहाँ संघर्ष कर रहे हैं और कोई नया आता है और उसको डायरेक्ट यहाँ पर उतार दिया जाता है। तो वो जो भाजपाई कार्यकर्ता है उन्होंने काफी नाराजगी जताई है और लगातार वो कह रहे हैं कि अगर इनको अगर नहीं हटाओगे तो हम पूरी डैमेज कंट्रोल की जो कोशिश रमेश बिधूड़ी और राजेंद्र राठौड़ करे उसको पूरी तरह से बिगाड़ेंगे। राहुल, क्या विजय बैंसला ने अपने स्तर पर इनसे बातचीत की कोशिश की है? क्या विजय बैंसला ने अपने स्तर पर इनको समझाने बुझाने की कोशिश की है? नहीं, अभी तक वो इनके बीच में नहीं पहुंचे हैं। कल वो टोंक पहुंचे थे, जहाँ समाचार से उन्होंने बातचीत में उन्होंने बताया कि ये घर परिवार का मामला है, हम मिल बैठकर जल्दी सुलझा लेंगे और राजस्थान में 2/3 बहुमत से सरकार बनेगी। तो जिन्हें टोंक का प्रभार पार्टी ने सौंपा है वो दिग्गज नेता क्या कह रहे हैं इन सवालों पर? वो भी यही कह रहे हैं कि जिस तरह से 10 लोग टिकट मांगते हैं उनमें से एक को ही टिकट मिलता है, तो 9 लोग जाहिर सी बात है कि हुल्लड़ करते हैं, उनका आपत्ति जताते हैं। लेकिन जो कार्यकर्ता है वो पार्टी के साथ हैं और पार्टी जल्दी से उनको पूरे समझाएगी। राजेंद्र राठौड़ और चुनाव प्रभारी रमेश बिधूड़ी। भाजपा का स्थानीय नेतृत्व क्या इन लोगों से बात ही नहीं कर रहा है? क्योंकि बड़ी बड़ी तख्तियों में बड़े बड़े अक्षरों में लिखकर ये नारे लगाते चल रहे सड़कों पर। ऐसा तो हो नहीं सकता कि स्थानीय भाजपा ने देखा ना हो? नहीं, स्थानीय जो कुछ नेता है वो भी विरोध जता रहे हैं, लेकिन जो शीर्ष नेतृत्व है, जो जिलाध्यक्ष है वगैरह, वो कोशिश कर रहे हैं कि इस पूरे मामले को ठंडा रखे, क्योंकि सचिन पायलट जो है वो टोंक से विधायक रह चुके हैं पहले। और दूसरी बात, जो विजय बैंसला है वो गुर्जरों के भगवान माने जाते हैं। ऐसे में जो बीजेपी एक बड़ा खेल खेल रही है कि कांग्रेस को जो गुर्जरों के वोट है उनको भी साथ है, क्योंकि देवली उनियारा में ही नहीं पूरे टोंक भर में गुर्जर जाट बाहुल्य है, तो उसके लिए भी नहीं। तो ये जो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं वो भी तो इस बात को समझ रहे होंगे कि किस कास्ट बैकग्राउंड के तहत विजय बैंसला को चुना गया है और किन समीकरणों को साधने की कोशिश की गई। तो ये कह रहे हैं क्या कि इसी कास्ट के किसी और चेहरे को चुन लिया जाए या स्थानीय को चुन लिया जाए लेकिन इन्हें हटाया जाए, ऐसा कुछ कह रहे हैं? जी, जैसे पहले जो विधायक रह चुके हैं राजेंद्र गुर्जर, उन्होंने भी पहले अच्छे खासे वोटों से वो यहाँ से जीते थे, उनको आगे कर रहे हैं कि इन्हें छोड़कर स्थानीय प्रत्याशी राजेंद्र गुर्जर को जो है उन्हें टिकट दिए। ठीक है, चलिए आप नजर बनाकर रखें। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया। और देखिए एक बड़ी खबर है, श्रीगंगानगर से लगी भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सीमा सुरक्षा बल के सजग और सतर्क जवान लगातार तैनात हैं। एक बार फिर पाकिस्तान की नापाक हरकत को यहां पर निस्तनाबूद किया गया। जवानों ने पाकिस्तान की ओर से आ रहे ड्रोन की आवाज सुनी और आवाज सुनाई देने पर जवानों ने तत्काल ताबड़तोड़ गोलियां बरसानी शुरू की। पाकिस्तानी ड्रोन पर एक के बाद एक गोलियां दागी गईं और उसके बाद पूरे एरिया में सर्च ऑपरेशन चलाया गया। एक पैकेट संदिग्ध हेरोइन का मिला, एक पाकिस्तानी ड्रोन भी बरामद किया गया। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं, आप देखिए किस तरह मामूली सा ड्रोन था, गोलियों की तड़तड़ाहट के सामने एक पल भी नहीं ठहर पाया
और टूट फूट गया है। लेकिन एक हेरोइन का पैकेट मिलना इस बात की ओर एक बार फिर इशारा करता है कि पाकिस्तान की ओर से नशे की खेप यहाँ ड्रोन के जरिए पहुंचाई जाती है और फिर किसी जगह पर उतारा जाता है। फिर दूसरे राज्यों से आए कुछ चेहरे उन्हें ढूंढते हैं, उन्हें पता होता है कि इस क्षेत्र के आसपास ये ड्रोन और ये पैकेट मिलेंगे और उसे लेकर वो तस्करी की कोशिश करते हैं, लेकिन हर बार बीएसएफ के सामने मात खा जाते हैं। आज फिर ये बात पुख्ता हुई है। इस ऑपरेशन के तहत एक पैकेट संदिग्ध हेरोइन का मिला है जिसका वजन लगभग 2.2 किलो निकला है और कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 12 करोड़ के आसपास आंकी गई है। बरामद पाकिस्तानी ड्रोन पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुका है। सीमा सुरक्षा बल द्वारा बरामद हेरोइन और ड्रोन को विस्तृत जांच के लिए संबंधित सुरक्षा एजेंसियों के सुपुर्द किया जाएगा। नागौर से खबर है, डेगाना विधायक विजयपाल सिंह मिर्धा ने खंडन किया है उन तमाम बातों का जो आजकल काफी वायरल हो रही हैं, चर्चाओं का विषय बनी हुई हैं। वो बातें हैं बीजेपी से नजदीकी की और बीजेपी में जाने की, जिसका उन्होंने यानी डेगाना विधायक विजयपाल सिंह मिर्धा ने खंडन किया है। उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस से ही डेगाना विधानसभा चुनाव वो लड़ेंगे। इधर बीजेपी से नजदीकी और बीजेपी में जाने की खबर को उन्होंने झूठा बताया और साथ ही जनता से अपील की कि झूठ के बहकावे में न आए। उन्होंने खुद को कांग्रेस का सच्चा सिपाही बताया है। हनुमानगढ़ से खबर है, नोहर में जेजेपी ने चुनावी रोड शो किया। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने दावा किया है कि राजस्थान में सत्ता की चाबी जेजेपी के पास होगी। बताया जा रहा है कि 25 से 30 ऐसी सीटें हैं जहां जेजेपी चुनाव लड़ेगी। ये जेजेपी के लीडर्स का मानना है कि राजस्थान में पार्टी एक अहम भूमिका में रहेगी। चुनावों के बाद मतगणना के दिन इनके सहयोग की जरूरत पड़ सकती है और ऐसे में सत्ता कौन बनाएगा उसकी चाबी इनके हाथों में रहेगी। ये दावा जेजेपी लीडर्स की ओर से किया जा रहा है। दांतारामगढ़ में जननायक जनता पार्टी की ओर से कल रोड शो होगा। रोड शो में हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत सिंह चौटाला शामिल होंगे। इस दौरान जेजेपी महिला प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर रीटा सिंह और प्रभारी यशवीर घनघस भी साथ रहेंगे। रोड शो सुबह 10 बजे रानौली से शुरू होगा। रोड शो के बाद जेजेपी दांतारामगढ़ से चुनाव लड़ने की घोषणा करेगी। और जयपुर से बड़ी खबर है, बीजेपी प्रत्याशियों की पहली लिस्ट सामने आने के बाद से ही पार्टी के भीतर बवाल जारी है। इधर बीजेपी डैमेज कंट्रोल में भी जुटी हुई है। विधायक नरपत सिंह राजवी की नाराजगी कैसे दूर की जाए, इसे लेकर कवायदों का दौर जारी है। संगठन महामंत्री चंद्रशेखर राजवी के आवास पहुंचे। आलाकमान के संदेश को लेकर चंद्रशेखर पहुंचे। आपको बता दें कि राजवी पूर्व उपराष्ट्रपति भैरव सिंह शेखावत के दामाद हैं। इधर भाजपा मुख्यालय में हुई बैठक में नाराज नेताओं को मनाने पर चर्चा की गई। बीजेपी के बड़े नेताओं ने खुद मोर्चा संभाला है और कोशिश की जा रही है कि जो नेता नाराज है उन्हें किसी तरह वापस अपने खेमे में, अपने पाले में लाया जा सके। कवायदें भी चल रही हैं। कमेटी का भी गठन किया गया जिसमें दिग्गज चेहरे हैं। इसके अलावा कल देर शाम भी एक अहम बैठक बीजेपी मुख्यालय में हुई जो कि काफ़ी देर तक चलती रही, देर रात तक चलती रही। उसके बाद का आज का ये घटनाक्रम जब चंद्रशेखर राजवी से मिलने पहुंचे, काफ़ी देर तक मंत्रणा होती रही। आलाकमान का क्या संदेश है वो लेकर पहुंचे थे। क्या रास्ता निकाला जाए, ये पार्टी गंभीरता से विचार कर रही है। संगठनात्मक स्तर पर अहम जिम्मेदारियां दी जा सकती हैं। भविष्य में किसी अन्य मैदान से दोबारा खड़े करने का प्रॉमिस हो सकता है। फिलहाल जो कुछ भी हो सके उसके साथ अपने तरकश में तीर जमा कर बड़े चेहरे ये इस बगावत के खुले मोर्चे पर डट गए हैं और कोशिश कर रहे हैं कि बागी चेहरों को, नाराज चेहरों को मना लिया जाए और वापस अपने पाले में लाया जा सके।